नाज़रीन मोहतरम, इससे पहले आप इस कहानी की एक किस्त सुन चुके हैं जिसमें मिस्टर सलीम सरहद पार करने की कोशिश करता है। अब अगली किस्त मुलाहिजा फरमाएं। रेडार स्क्रीन से कुछ फासले पर बैठा कैप्टन अश्वनी कुमार अब बोरियत महसूस करने लगा था। उन लोगों ने दरख्तों और झाड़ियों की झुरमुट में अपना छोटा सा ऑपरेशनल कैंप लगाया था, जहां से सरहद पर दूर दूर तक फैले अपने जवानों को बराह रास्त हदायत देने के लिए कर्नल बख्शी के सामने जदीद तरीन आलात मौजूद थे। हैरत है, अभी तक वो सरहद में दाखिल ही नहीं हुआ। अश्वनी कुमार बुड़बड़ाया। वो सरहदी में नहीं बल्कि काफी अंदर तक दाखिल हो चुका है। कर्नल बख्शी ने, जिसकी नजरें रेडार स्क्रीन पर गड़ी थी, अपने महताज से कहा और कैप्टन अश्वनी कुमार ने चौंक कर उसकी तरफ इस्तिफामिया नजरों से देखा। मगर सर, रेडार स्क्रीन की तरफ और से देखो, कर्नल बख्शी ने उसकी बात काटते हुए कहा। अश्वनी कुमार ने रेडार स्क्रीन पर नजरें जमाई और उसका दिल उछलकर हल्क में अटक गया। रेडार स्क्रीन पर समत बताने वाले बड़े से डायल की घड़ी किसी दरख्त की कटी हुई शाख की तरह एक तरफ गिरी पड़ी थी। गो के रेडार की बाकी तमाम लाइटें चल रही थीं, लेकिन किसी डायल में हरकत नहीं हो रही थी। उसकी हालत अब बच्चों के खिलौने की सी हो चुकी थी। कैप्टन अश्वनी कुमार को फौरन समझ आ गई कि उनकी तरफ से बिछाए गए तारों के जाल में से कोई तार काट दिया गया है, जिसका मतलब ये था कि अब इस रडार का काम खत्म हो चुका है और उनकी कोई मदद नहीं कर सकता। ओह माय गॉड, बेसाख्ता उसके मुंह से निकला। कैप्टन, मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि इस शेर को मचान बांधकर शिकार नहीं किया जा सकता। इसका शिकार तो खुले जंगल में खेलना होगा, जिसमें शिकार और शिकारी के पास बराबर का चांस होता है। दोनों में से किसी एक की भी जिंदगी जा सकती है। और हाँ, व्हाइट फ्लावर जैसे चीते को घेरने के लिए हमें अपने 1-2 जवानों की बलि भी देनी पड़े तो ये कोई महंगा सौदा नहीं होगा। तुम मेरी बात समझ रहे हो ना? कर्नल बख्शी का लहजा इतना सर था कि कैप्टन अश्वनी कुमार को अपनी रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट का एहसास हुआ। उसने आज तक कर्नल बख्शी का ये रूप नहीं देखा था। इस वक्त कर्नल की हालत उस जख्म खोरदा शिकारी जैसी थी जिसकी राइफल से गोली निकलने से पहले शेर उसकी कनपट्टी पर जोरदार पंजा मार कर भाग गया हो। इस मामले को मुझे खुद ही देखना होगा, ये उन लोगों की बस की बात नहीं है। कर्नल बख्शी की आंखें अंगारे उगल रही थी। उसने अपनी छोटी सी ऑटोमेटिक गन उठा ली थी और उसे इस हालत जंग किसी पोजीशन में पकड़े अपने खैमे से बाहर निकल आया। कैप्टन अश्वनी कुमार उसके ताक़ुब में चौकन्ना होकर चल रहा था। उसने सीधे चलने के बजाय अब जनूब की तरफ हटना शुरू कर दिया था और दुश्मन की तवक्कात के बिल्कुल बरक्स उसके सामने आने के बजाय पहलू की तरफ बढ़ता चला जा रहा था। उसके लिए ये भी मुमकिन था कि वापस लौट जाए, लेकिन यह मसले का हल नहीं था। वो जानता था कि अब यहाँ मुस्तकिल ऐसे ही इंतजामात होंगे और उसे अब बहरहाल अपना मिशन मुकम्मल करना था। यूं भी एक मर्तबा आगे बढ़कर पीछे हट जाना उसकी फितरत के खिलाफ था। उसने जिंदगी में लड़ना सीखा था। अपनी पूरी कुव्वत और इस्तेदाद के साथ वो मैदान में कूद जाने का आदी था। नताइज उसने हमेशा हालात और अल्लाह की ज़ात पर छोड़े थे। जब अपनी दास्त में वो कदरे महफूज इलाके में पहुंच गया तो उसने बरसाती नाले की तरफ अंदाजे से बढ़ना शुरू कर दिया। चंद मिनट की मजीद मुसाफत उसे नाले तक ले आई। नाले से कुछ फासले पर ही वो रुक गया। अब वो जमीन पर कदमों के बल बैठा अपनी दांस फिजा में मौजूद खतरे की बू सूंघने की कोशिश कर रहा था। उसके कान किसी भी मुमकिना आहट पर लगे हुए थे और आंखें अंधेरे की चादर को चीरती हुई दूर अंदर तक झांक रही थी। 3-4 मिनट वो इसी पोजीशन में रहा, फिर उठने का इरादा कर ही रहा था जब अचानक किसी बरकी अमल के तहत वो दोबारा उसी पोजीशन में लौट आया। उसके हिसास कानों ने सहराई इलाके में फौजी बूटों की धमक महसूस कर ली थी, जिसका मतलब ये था कि दुश्मन ने उसके इस्तकबाल के लिए अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस को खासी दूर तक फैला दिया है और अभी उसे और दूर हटकर अंदर दाखिल होना होगा। अपने जहन में एक लाहिया अमल तय करने के बाद उसने दोबारा उस समत चलना शुरू कर दिया। अपने हर कदम वो इस तरह संभाल कर रख रहा था जैसे रेतीली जमीन की बजाय दलदल में चल रहा हो, जहां किसी भी लम्हे उसके डूब जाने का खतरा था। 15-20 मिनट तक वो इस पोजीशन में चलता रहा। अब वो इस इलाके में पहुंच चुका था जहां उसके कद से खासी बुलंद जंगली घास का सिलसिला दूर तक फैलता चला गया था। इस इलाके में भारतीय हुकूमत की कोशिशों से खेती बाड़ी को रवाज दिया गया था और गुज़िश्ता 4-5 साल से यहाँ अच्छी खासी फसल पैदा होने लगी थी। सलीम और इसके दुश्मन के लिए अब यकसां मौके थे। जहां वो खुद को इस इलाके में छुपने की जगह पाकर खतरे महफूज ख्याल कर रहा था, वहां ऐन मुमकिन था कि दुश्मन ने भी उसकी मुतवक्का आमद का यहीं खैर मकदम करने का बंदोबस्त कर रखा हो। जंगली घास के सिलसिले के नजदीक पहुंचकर रुक गया और चंद लंबे लंबे सांस लेकर खुद को ताज़ा दम करने के बाद उसने पहला कदम घास पर धरा। उसे एहसास हो गया कि आधी से ज्यादा घास खुश्क हो चुकी है, जिस पर कदम रखने से बड़ी आवाज पैदा होती थी। लेकिन उसे इल्म था कि इस इलाके में गीदड़ों और सुअर की मौजूदगी की वजह से ऐसी आवाजें पैदा होना मामूल की बात थी, जिस पर सिक्योरिटी वाले ज्यादा तवज्जो नहीं देते थे। घास के अंदर पहुंचकर उसने आसमान पर नजर दौड़ाई। रात रींग रींग कर बिल्कुल उसकी तरह अपना सफर तय कर रही थी।
आसमान बिल्कुल साफ था और पश्चिम से वो सहराई हवा चलना शुरू हो गई थी जो इस इलाके की रातों को ठंडा कर दिया करती थी। आज हवा का जोर मामूल से कुछ ज्यादा था। उसकी आंखें बेचैनी से आसमान पर फैले सितारों का जायजा ले रही थी। जल्द ही उसे अपना मतलूबा सितारा दिखाई दे गया। सितारा शनासी उसने एक बूढ़े स्मगलर से सीखी थी जो उसे पहले पहल सरहद अबूर करा दिया करता था। उस बूढ़े स्मगलर ने उसे सहराई इलाके में आसमान पर रात एक पहर बीत जाने के बाद नमूदार होने वाले सितारों से मुतल्लक खासी अहम मालूमात मुहिम पहुंचाई थी। सदियों से ये लोग सितारों की मदद से रात को अपने सफर की समत का तयन करते थे। सलीम ने एक मखसूस सितारे को अपने दाएं तरफ मौजूद पाकर अंदाजा कर लिया था कि उसका सफर अभी तक सही समत में जारी है। बड़ी एहतियात से उसने कदम ब कदम आगे बढ़ना शुरू किया और करीबन 200 गज घास के सिलसिले के अंदर चलता चला गया। अचानक वो ठिठक कर रुक गया। हवा की मुखालिफ समत से उसने दर्जनों बूटों की धमक अपनी समत आती महसूस कर ली थी। यूं लगता था जैसे रात के अंधेरे में दिखाई देने वाली दूरबीन की मदद से किसी ने उसकी मौजूदगी का अंदाजा लगाकर उसके ताक़ुब में सिक्योरिटी फोर्सेस को लगा दिया था। सलीम आहनी कदमों पर जम कर बैठ गया। खतरात का एहसास होते ही उसकी तमाम हिस्से जाग पड़ती थी। इन लम्हात में वो बहुत खतरनाक हो जाता था, कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार। खतरे का एहसास उसे खौफजदा करने की बजाय उसकी हालत शिकारियों के दरगे में आए उस खूंखार चीते जैसी बना दिया करता था जो अपनी जान बचाने से ज्यादा अपने ताक़ुब में आने वालों की चीड़फाड़ से दिलचस्पी रखता है। ये बात तो तय थी कि इन लोगों को उसकी यहाँ मौजूदगी का शक हो गया था। यही वजह थी कि उन्होंने इस इलाके को घेरे में लेने का प्रोग्राम बनाया था। अब अगर वो उठकर भागना शुरू कर देता तो वो आसानी से उनकी समत का तयन करके उसे घेर लेते। इस बात का इल्म सलीम को भी था कि इंतहाई नागुज़ीर हालात ही में भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस उसे गोली का निशाना बनाएंगे, क्योंकि राह की तरफ से उसे बसूरत जिंदा गिरफ्तार करने के अहकामात जारी हुए थे और अभी भारत में कोई ऐसी एजेंसी नहीं बनी थी जो राह के अहकामात की खिलाफ वर्जी का तसव्वुर भी कर सकती। जो ताक़ुब में आने वालों का फासला कम हो रहा था, उसके खून में मौजूद अंगारे बर्क रफ्तारी से दौड़ने लगे थे। उन्होंने नीम दायरे की शक्ल में फैलना शुरू कर दिया था। सलीम अभी तक अपनी जगह से नहीं हटा था। उसका ज़हन सिक्योरिटी फोर्सेस से ज्यादा बर्क रफ्तारी से फरार का अगला मरहला तय कर रहा था। इस इलाके की मुमकिना लोकेशन को उसने आंखें बंद करके जहन पर जोर डालते हुए दोहराना शुरू किया और जल्द ही एक नतीजे पर पहुंचकर मुतमिन रहा। अचानक ही उसने 2-3 धमाकों की आवाजें सुनी जिसके साथ ही आसमान पर आग सी फैलने लगी। भारतीयों ने अंधेरे का तिलिस्म तोड़ने के लिए रात को दिन बनाने का इरादा कर लिया था और इस इलाके में उसकी मौजूदगी का एहसास होते ही पहले इसके गिर्द घेरा तंग किया था और अब उसकी मौजूदगी का जायजा लेने के लिए रोशनी राउंड्स फायर करने लगे थे। ओह, ये बात है। हालात की नजाकत का एहसास होते ही उसके होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। इसके साथ ही उसने अपने कंधे पर धरा मुड़ा सा रुमाल अपने सामने रख लिया। ऐसा रुमाल यहाँ के देहाती अमूमन कभी सर पर पगड़ी की तरह बांध लिया करते थे और कभी कंधे पर रख लिया करते थे। इस रुमाल को फिर वो गोलाई की शक्ल में सर पर रखकर सर पर बोझ उठाया करते थे। एक मर्तबा फिर उसने हवा की समत का अंदाजा किया और एक तरफ हटकर रुमाल को खुश्क घास पर फैला दिया। इसके साथ ही उसने अपनी जेब से सिगरेट लाइटर निकाला और अपनी समत वाले रुमाल के कोने को आग लगा दी। चंद सेकंड में रुमाल की आग खुश्क जंगली घास में फैल गई। हवा ने आग के लिए बारूद का काम किया था। देखते ही देखते आग ने दूर दूर तक फैली खुश्क घास को चाटना शुरू कर दिया था। उसका ये हमला इतना अचानक और नाकाबिल यकीन था कि नीम दायरे की शक्ल में मौजूद पोजीशन संभाले भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान जो अब जंगली घास के तवील सिलसिले में करीबन दाखिल हो चुके थे, बौखला कर इस तरह वापस भागे जैसे उन पर अचानक मार्टर तोपों ने गोलाबारी शुरू कर दी हो। वेल डन, बेसाख्ता कर्नल बख्शी ने दाद भरे लहजे में कहा। वो अश्विनी कुमार के साथ यहाँ से करीबन 1 फरलांग दूर उसी छोटे से नाले के पुल पर खड़े थे जिसका सिलसिला आगे जाकर उस कच्चे रास्ते से मिलता था जो गंगानगर की तरफ जाने वाली सड़क तक पहुंचता था। इन्हें इस बात की कभी उम्मीद थी कि गंगानगर तक जाने के लिए सलीम जरूर यही रास्ता इख्तियार करेगा। आग के शोले बुलंद होते अश्विनी कुमार ने भी देखे थे, लेकिन अभी उसे कुछ समझ नहीं आया था कि मामला क्या है। जब कर्नल बख्शी के मुंह से वेल डन निकला तो वो समझ गया कि ये व्हाइट फ्लावर का कारनामा है जिसने अपने ताक़ुब में आने वाले भारतीय फोर्सेस को पहला भरपूर सरप्राइज दिया था। उसे अब अंदाजा हुआ था कि कर्नल बख्शी ने मामूल से बहुत ज्यादा एहतियाती इकदामात क्यों अपनाए थे। व्हाइट फ्लावर के पहले ही हमले ने कैप्टन अश्विनी कुमार को एहसास दिला दिया था कि ये कोई मामूली किस्म का इंटेलिजेंस एजेंट नहीं है, बल्कि इनका मुकाबला एक इंतहाई तरबियत याफ्ता कमांडो से था जिसे कोई भी उम्मीद की जा सकती थी। अपने जवानों से कहो BSF वालों को हालात के रहमो करम पर छोड़कर पीछे हट जाएं और ग्रीन बेल्ट की तरफ दूर दूर तक छुप कर पोजीशन ले लें। खबरदार, कोई मामूली सी भी गलती नहीं होनी चाहिए।
कर्नल बख्शी, जिसने अंधेरे में देखने वाली दूरबीन आंखों से लगा रखी थी, अपने नायब कैप्टन अश्विनी कुमार से मुखातिब हुआ, जिसने फौरन ही अपने हाथ में पकड़े लॉन्ग रेंज वाकी टाकी पर कर्नल का ये हुक्म आगे पहुंचा दिया। भारतीय फौज के इस खुसूसी कमांडो दस्ते ने, जिसकी कमान फिलवक्त कैप्टन अश्विनी कुमार कर रहा था, हुक्म मौसूल होते ही अपनी पोजीशन छोड़ दी और तेजी से मतलूबा कैमोफ्लेज एरिया की तरफ बढ़ने लगे। अश्विनी कुमार पर अब कर्नल बख्शी की गैर मामूली सलाहियतों का भी इदराक हो रहा था। कर्नल बख्शी ने सफेद फूल के ऑपरेशन गिरफ्तारी के लिए अगले ही रोज होने वाली इस कॉन्फ्रेंस में अश्विनी कुमार के साथ शिरकत की थी, जो भारतीय बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेज के हेडक्वार्टर में हुआ था। उसने गिरफ्तारी के मुश्तरका ऑपरेशन पर ही रजामंदी जाहिर कर दी थी, लेकिन 15 कमांडोज के इस खसूसी दस्ते को कमाल होशियारी से अलग रखा था और ये लोग एक अलग मंसूबे पर उसके अहकामात के मुताबिक अमल पैरा थे। उनके सामने अचानक ही दिन तलू हो गया था। ये भारतीय बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस के वो लोग थे जो व्हाइट फ्लावर के इस हमले से बौखलाकर अपना ज़हनी तवाज़ुन खो बैठे थे और अब अपना गुस्सा रोशनी राउंड पर निकाल रहे थे। कदे कहीं के कर्नल बख्शी ने अगला फिक्रा कहा। कैप्टन अश्विनी कुमार ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। उसकी अपनी लगाई आग की रोशनी क्या कम है। उल्लू के पट्टे जमीन पर इसका कुछ बिगाड़ नहीं सके, अब आसमान पर उसे तलाश कर रहे हैं। उसने अपनी बात मुकम्मल की। सर, ये लोग सारा खेल बिगाड़ देंगे, इन्हें रोकना चाहिए। अश्विनी कुमार को भी इनकी इस हरकत पर गुस्सा आ गया था। कर्नल बख्शी ने उसके हाथ से वाकी टाकी पकड़ा और दूसरे हिले में वो अपने अकब में मौजूद बीएसएफ के कंपनी हेडक्वार्टर में उनके कंपनी कमांड से बात कर रहा था। उसने कंपनी कमांडर को सख्ती से हदायत की थी कि अपने जवानों को रोशनी राउंड फायर करने से रोक दे। कंपनी हेडक्वार्टर को शायद उसकी बात की जल्दी समझ आ गई थी, क्योंकि उसने दूसरे हिले में अपने बुखलाए हुए प्लाटून कमांडर को डांट कर इस हरकत से मना कर दिया था। रोशनी राउंड की फायरिंग अब रुक चुकी थी। अचानक ही फिजा गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज पड़ी थी।